नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं दीपक पुरी जी। दीपक पुरी जी के विषय में बता दें, आपकी बेबाकी ही आपकी पहचान है। सोशल मीडिया में मेरे ख्याल से आप किसी खास परिचय का मोहताज नहीं है। हमारा युवा, जैसा कि आपको पता है, हमारा युवा चेतना जो कि पिछले 12 जनवरी से चल रहा है, उसके अंतर्गत युवा चेतना के नूतन स्वर जो हमारा कार्यक्रम है, आज उसके तहत आप हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दीपक जी, हम बहुत कुछ न समय लेते हुए सीधे सीधे अपने क्वेश्चन से आपको जोड़ेंगे। राष्ट्र के युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी के क्या संबंध हैं और उनकी कौन सी कार्य प्रेरणा उससे मिलती है? देखिए, स्वामी जी के बारे में एक तो मैं आज के नौजवान को बताना चाहूँगा, क्योंकि स्वामी जी का जो पॉलिटिशियन एक तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे होंगे बहुत से राजनीतिक दल हैं जिनके युवा संगठन हैं, वो स्वामी जी की फोटो लगा के और चालू हो जाते हैं। तो पहले तो स्वामी जी को अगर जानना है सच में, तो आपको उनको एक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके पढ़े आप स्वामी जी को नहीं समझ सकते। स्वामी जी एक दिव्य पुरुष थे। 39 साल की उम्र, पूरा जीवन उन्होंने लगभग इतना कुछ कर डाला कि उनको जानने के लिए जब तक आप उनके गुरु को नहीं जानोगे तब तक उनको नहीं आप जान सकते। तो प्रेरणा सबसे बड़ा एक शब्द है, उठो जागो। ये जो शब्द अपने आप में है, यही बहुत बड़ी चीज़ थी जिससे युवा, क्योंकि जब तक जागोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो स्वामी जी बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी की जो तपस्या, क्योंकि स्वामी जी एक के नहीं थे। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस से मिले, अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो स्वामी जी थे वो विभिन्न धर्मों में गए ईश्वर की खोज के लिए, कि ईश्वर दर्शन, ईश्वर ईसाई में भी गए, मुस्लिम में भी गए, मतलब जहां उनको लगा वहां हर धर्म में गए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। जब वो ठाकुर से मिले, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को उनके सभी भक्त और ठाकुर कहते हैं, तो जब ठाकुर से मिलने गए तो ठाकुर ने जितना उनको तावलापन था मिलने का, ठाकुर ने भी उनको देखने के बाद उनका शरीर भी एक सिहरन सी पैदा हुआ कि ये व्यक्ति कौन है। और जब भी वहां सत्संग में बैठे थे तो हर थोड़ी देर बाद ठाकुर की भी नजर वहां पड़ रही थी कि ये कौन सा युवा बालक है जो, तो ये शरीर जो उनकी अपनी थी। तो आज की डेट में मैं छात्रों से कहूँगा कि किसी बहकावे में ना हो, किताबों से लोग दूर हो रहे हैं, एक बार किताबों की तरफ लौटो, भले 1 घंटे के लिए दो, और स्वामी जी को पढ़ने के लिए पहले उनके गुरु को, फिर उनकी माँ शारदा माँ को, फिर आप जब स्वामी जी को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि स्वामी जी क्या थे। सर, सामाजिक राजनैतिक जीवन में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की क्या उपयोगिता है? कि स्वामी जी की राजनीतिक जीवन क्या, मैं तो कहूँगा संपूर्ण जीवन में उपयोगिता। राजनीतिक चीज़ तो अलग, जब आपके जीवन में उनको ढाल लेंगे। सबसे पहले कि किसी पर एकदम विश्वास ना करो कि मैं ये कर दूंगा, जब तक खुद अनुभव हो व्यक्ति। क्योंकि आज की डेट में हम युवाओं को देखते हैं कि जरा सी चीज़ें प्रलोभन में विश्वास कर लेते हैं और बाद में उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो स्वामी जी कभी किसी पर विश्वास नहीं करते थे, जब तक वो उसको ठोक बजा के, उन्होंने अपने गुरु को भी पहले खूब ठोक बजाया कि मेरे इसको दर्शन कराओ। क्या दर्शन? उन्होंने सीधे पूछा, क्या दर्शन भगवान को देखा है? तो सीधे था कि हाँ देखा है। तब उनको लगा दिखाओ मुझे। तो जब तक खुद वो एहसास नहीं कर लिया उन्होंने, तब तक वो माने नहीं थे। तो मैं तो राजनीतिक या सामाजिक जीवन में भी कहूँगा कि जिस भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहे हो, जब तक खुद अनुभव ना कर लो, उसके प्रति आप अपनी धारणा ना बनाओ। पहले खुद देख लो, ठोक बजा लो क्या है क्या नहीं है, तब। सर, आपके व्यक्तिगत जीवन में स्वामी विवेकानंद जी की क्या उपयोग है? मैं तो आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं उस सौभाग्यशाली परिवार से हूं जिसके ननिहाल पक्ष, मेरी नाना नानी, उनके भी माता पिता, मेरी माँ, इस मठ से जुड़े हुए, रामकृष्ण मठ से। और आपको बता दूं कि मेरा जो ननिहाल है वो पिथौरागढ़ टनकपुर रहा है। तो जब स्वामी जी
की किताब में भी लिखा हुआ है मेरे ननिहाल का वर्णन। जब स्वामी जी ये हिमालय की यात्रा पर गए अल्मोड़ा होते हुए, और मायावती एक बहुत सुंदर जगह अद्वैत आश्रम है जहाँ पूजा पाठ नहीं होते, लेकिन ध्यान के लिए फिर श्यामला तल, तो उस समय रास्ते नहीं हुआ करते थे, तो बहुत से साधु संत हमारे घर रुकते थे रात के लिए, फिर वो आगे पैदल यात्रा। तो ये सौभाग्य हमारे परिवार को मिला है। तो स्वामी जी एक छोटी सी खाट पर बोले खटोले होते थे, और स्वामी जी का शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था, तो जिस खाट पर रात भर किया वो आज भी खाट म्यूजियम में वहाँ है। और तो ये सौभाग्य है कि स्वामी जी और मेरी माँ ने 8 साल की उम्र में स्वामी दीक्षा ली थी, जो कितने छोटे बच्चे को नहीं प्रभु महाराज से ली थी। प्रभु महाराज जो थे वो माँ से दीक्षित थे, तो सीधे वो परिवार वहाँ उस, तो आज मैं भी दीक्षित हूँ। मेरा बेटा कल ही इस मठ के प्रेसिडेंट महाराज से स्वामी जी से मिला है नागपुर में, तो एक अपने आप में गौतमानंद जी महाराज जी से मिला है। तो ये उनकी ही कृपा है जो आज हम इस जगह हैं। हमने कभी किसी से ना राजनीतिक में आस रखी ना कुछ, उन्हीं ठाकुर का ही आशीर्वाद है। इस तो आप सर जिस मायावती आश्रम का जिक्र कर रहे हैं, दर्शकों आपने पीछे इसमें दैनिक जनजागरण में इसका देखा भी, इसके बारे में वर्णन, अद्भुत वर्णन हमारे समाज सेवी साहित्यकार ने किया था पीछे वीडियो में, शायद आपने भी देखा हो। हम आपके रामकृष्ण परमहंस ठाकुर साहब से उस पर चलें, उससे पहले एक अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सर आपको जनजागरण के स्टूडियो पे आके कैसा? देखिए, मैं सच में बताऊं, 1 साल हो रहा होगा आपको, और पहले दिन से मैं आपसे भेंट करना चाहता था, लेकिन एक चीज लिखा कि जब चीजें अपने आप लिखी जाती हैं ईश्वर द्वारा तभी भेंट होती है। मैं आपके बारे में पढ़ता हूँ, देखता हूँ, राम मोहन जी, राजेश दीक्षित जी के, मतलब ये किसी चीज के मोहताज नहीं, दोनों लोग ऐसी शख्सियत थी। तो मैं हमेशा सोचता था कि आपसे एक बार भेंट करूं, लेकिन चीजें जब लिखी होती हैं तो, लेकिन आज सही बात मिलके तो मुझे तो ये लगता है कि ठाकुर ने ही आदेश दिया था, मैं कहीं और था, और हमारे अग्रज आलोक जी से बात भी बोले चलना है, तो अपने आप में आज बड़ा सुखद अनुभूत हो रहा है आपसे भेंट करके। सर अभी हम ठाकुर साहब के ठहराव पे थे, जैसा कि आपने जिक्र किया रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का विवेकानंद पर पड़ने वाला प्रभाव? देखिए, उनका प्रभाव सबसे पहला ये था कि जब स्वामी जी मिलने गए, जब वो नरेंद्र नाम था उनका, और वो जिस परिवार से थे वो एक समय बहुत अमीर परिवार था, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार बिल्कुल एकदम कंगाली के उस पे आ गया। लेकिन स्वामी जी चाहते तो बैरिस्टर बन सकते थे, बड़े पढ़े लिखे, लेकिन उनको लगा जब वो स्वामी ठाकुर जी से मिले जाके, तो ठाकुर जी को भी उतना ही स्नेह दिखा उस व्यक्ति के अंदर कि ये भी कोई है। तो जब ईश्वर को देखने की बात आई, तो जैसा लिखा हुआ है कि एक अंगूठा जब उनका ठाकुर का स्वामी जी को जब टच किया है, तो वो अचेत अवस्था में चले गए स्वामी जी। तब वो उन्होंने हटाया, उस सीने पर हाथ रख के जब किया है, तब वो चेतना से वापस आए हैं। तब उन्हें लगा कि ये व्यक्ति कुछ है, तो उन्होंने दर्शन भी कराए और मूल मंत्र दिया था कि कभी किसी से डरो नहीं, क्योंकि बंदर वाली कहानी भी है कि लड़ाई तो भागे, लेकिन जब रुके पीछे मुड़े तो सब भाग गए। तो स्वामी जी के बारे में मैंने खुद कहा कि बहुत सी भ्रांतियाँ हैं कि जीरो पर बोलते रहे घंटों, कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है जब आप बिना पढ़े 500 लोग बोलता है, तो जो नई पीढ़ी आ रही है वो उसको मान लेती है। तो मैं तो आज भी कहूँगा कि मोबाइल पे ना पढ़िए लिखी हुई चीज़ें, क्योंकि जो मैंने डाल दी वो गूगल कर लेगा। किताब पढ़नी है तो ग्रंथ रामकृष्ण परमहंस के मठ के हैं, किताबें हैं, आप एक बार लेके आइए, बच्चों को पढ़े, तब आपको लगेगा। मैं उन अभिभावकों से भी कहूँगा जो स्वामी जी के बारे में, या उन संगठनों से कहूँगा जो स्वामी जी के बारे में पढ़ाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो एक बार आश्रम जरूर जाए उनके। वहाँ सब धर्मों का होता, आप कहाँ से हैं क्या नहीं, लेकिन जब आप जाओगे तो आपको एक अलग सी अनुभूति होगी। वहाँ के लिटरेचर वहाँ पे, वहाँ लाइब्रेरी है, बहुत से बच्चे आज IAS PCS की तैयारी करें। लखनऊ जो निराला नगर में
लाइब्रेरी है, तो आप जब पहुंचेंगे तो सुबह से शाम तक बच्चे वहाँ पढ़ते मिलेंगे। बहुत सी किताबें हैं अलग अलग तरीके की, तो एक बार जरूर। सर अभी बात कर रहे थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, तो हम उससे चलेंगे। युवा भटकाव के रास्ते पे जा रहा है, जैसे चाहे वो नशाखोरी हो, चाहे सोशल मीडिया में जैसे कि रील में सर्फ किया तो अनर्गल चीज़ें, भाई जो वो उसका दिमाग पढ़ लेता है, तो उस तरीके की चीज़ें। युवा भटकाव और पतन के कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा पतन का कारण हम खुद ही हैं, क्योंकि पहले हम लोगों के समय जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो माँ बाप एक चीज़ देखते थे कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या है। आज मॉडर्न की तरफ की जो बच्चा जितना इन चीज़ों में लिप्त होगा उसे लगता है तो पश्चिम संस्कृत की तरफ और पश्चिम वाले हमारी तरफ आ रहे हैं। हाँ, तो भटकाव ये है कि हम इन चीज़ों से इतनी दूर होते जा रहे हैं कि मन में आया ये तो हम अपने बच्चों को खुद ही उस दिशा में भेज रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम अच्छी चीज़ आप भेजो, लेकिन संस्कृत उनकी अपनाना ये गलत है, जो कल्चर जो है। तो जब तक वो कल्चर नहीं तब तक वो मानते नहीं। फिर राजनीति की तरफ उनको लगता है शॉर्टकट, क्योंकि आज की डेट में जो राजनीति में है कहते हैं अरे इनके पास कुछ नहीं था आज ये हो गया। ये जो चीज़ें हैं इनसे भी दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले राजनीति में लोग समाज सेवा के लिए आते थे। लोग समाज सेवा के लिए आते थे तो कुर्ता पैजामा क्यों पहना जाता था आज तक लोग ये नहीं जाने कि पुराने लोग धोती कुर्ता पहनते थे और कुर्ता पैजामा वो इसलिए पहनते थे कि राजनीति में एक समाज सेवा का रोल होता था। और जब वो अपना देश इस मतलब क्या कहेंगे इसको, किसान प्रधान देश होता था, 80% लोग गांव में रहते थे, तो उनसे जब मिलने जाओ तो उन्हें ये ना लगे सूट बूट में कि कोई बाहरी है, तो वो उन्हीं की ड्रेस में जो गांव की ड्रेस होती थी वो पहन के लोगों से मिलते थे, तो लोगों को हिचक भी नहीं रहती थी। आज लोग जो गांव पहन रहे हैं वो लेनिन से लेके 1,000 1,500, तो उनके पास जाना भी है आम आदमी का मुश्किल है। कुर्ता पजामा तो पहन रहे हैं लेकिन वो चीजें आ नहीं पा रही। तो मैं तो ये कहूँगा कि भटकाव, अश्लीलता, इन सब से दूर रहें। उसके लिए मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं मानूंगा, हम लोग खुद ही इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। माँ बाप जिम्मेदार, मैं तो सीधे कहता हूँ माँ बाप जिम्मेदार हैं। पहले आप जाते थे मोहल्ले भर में घूमते थे, कोई नहीं पूछता था, ना मोबाइल होता था, पोस्ट कार्ड लिखा जाता था कितनी आत्मीयता से, तब भी हम लोग डेली मिल लेते थे। आज फोन है तब भी नहीं मिल पा रहे। एक मकान छोड़ के तीसरा मकान शायद नहीं पहचानते हैं। नहीं, वो बात अमेरिका तक की कर रहे हैं। सर हम चलेंगे सीधे सीधे अब लखीमपुर पे। लखीमपुर में जनता से जुड़े सवालों पे, जनता से जुड़े ज्वलंत और सामयिक मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे लखीम? देखिए, लखीमपुर में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा यह है कि हम सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो विश्वास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसे कोई चीज दिखी तो हमने व्हाट्सएप पे डाल दिया या एक कोई लेख लिख दिया, दूर हट गया कि चलो हो गया अपना काम हमने। फिर लोगों को बताया हमने लिख दिया भैया, हमने समर्थन कर दिया। जब तक ये प्रथा है ना, तब तक आप किसी भी चीज को कामयाबी नहीं पा सकते। आपको करने के लिए धरातल पे उतरना पड़ेगा, आपको गांव लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, स्कूलों में जाना पड़ेगा, उनकी समस्याएं बच्चों को। अब तक आप अपने साथ बैठोगे नहीं ना, तब तक बच्चों को नहीं समझा पाओगे। खाली आपने इधर से भेजा चलते हुए, उसने भी उसका जवाब दे दिया, हो गया, आत्मीयता कहीं बची नहीं है। तो जो समस्याएं जो हैं, जब तक हम लोग कहीं एक बार बैठेंगे नहीं शाम को, भले आप हफ्ते में बैठिए, महीने में बैठिए, 1-2 बार बैठिए जरूर और चर्चा करिए। और उसका फिर, क्योंकि लोग बहुत हैं सेवा भाव करने के, लोग कहते हैं कि मेरे पास, उनके पास समय नहीं। जिनके पास समय नहीं वो आपको धन के जरिए या किसी चीज के जरिए आपकी सेवा, लेकिन बरसते दिखना चाहिए कार्य। तो आदमी तुरंत MLA MP इसी के लिए बनने के लिए कार्य कर रहा है। समाज को सही करने के लिए कोई व्यक्ति कार्य आज की डेट में करना नहीं चाह रहा है, चाहे वो युवा हो और चाहे कोई नेता हो। वो समाज को सही नहीं कर रहा है, वो किसी तरीके से मैं MLA बना रहा हूँ, MLA बन जाऊँ, ये टिकट पा जाऊँ। आज की डेट में लोग मुझसे भी पूछते क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, क्या काम धाम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं और क्या करेंगे। तो इन चीज़ों पर लोगों को, नौजवानों को ध्यान देना। अपने आर्थिक उपार्जन के लिए मैं कहता हूँ कि पहले आर्थिक मजबूत बनो, समाज को मजबूत बनाओ। पहले अपना घर देख लो, समाज की सेवा तो बाद में। सर मौजूदा समय में सिकुड़ती सर्दी चल रही है, अब हम आते हैं सीधे हेल्थ में। सिकुड़ती सर्दी, ऐसे में कार्डियक प्रॉब्लम स्वाभाविक है
हर तीसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं छोटी हो चाहे बड़ी कार्डियक प्रॉब्लम है। और आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरे ख्याल से यूपी का सबसे बड़ा जिला है खीरी। आज तक यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं आ पाया। कार्डियोलॉजिस्ट आना भी अपने आप में, अगर कार्डियोलॉजिस्ट आ जाता तो इसलिए नहीं है, उसके साथ कैथ लैब भी होनी चाहिए। तो यानी कार्डियक समस्या पर विजय पाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है इस जनपद में। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इस बीमारी की तरफ क्यों जाएं, ये जरूरत ही क्यों पड़े, तो उसके लिए हमें अपने हेल्थ कॉन्शियस करना पड़ेगा, खान पान पर ध्यान, नशे से दूर रहना पड़ेगा। सुबह उठ के स्वामी जी ने कहा था, अगर आप किसी, आपका जो चल रहा है इसी पे फिर मैं, तो स्वामी जी ने कहा था अगर आप किसी शहर को जानना चाहते हो तो सुबह आप 4:30 से 6:30 बजे तक घूम लीजिए। अगर उस शहर के अंदर नौजवान सड़कों पर दिखाई दे टहलता हुआ तो समझ जाइए ये शहर स्वस्थ है। आज क्या होता, आज जाइए तो आज आपको वो लोग दिखाई देंगे जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होंगे, वो घूम रहे होंगे। तो उससे तो हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपना खान पान रहन सहन सही कर लें तो इन डॉक्टरों की जरूरत कार्डियक की पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि कार्डियक के लिए डॉक्टर बहुत अलग से डिप कार्ड या करना, लेकिन MBBS जब पढ़ाई होती है तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हाँ, क्या लखनऊ के अंदर या दिल्ली के अंदर हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हो रही? या तो अगर हम अपने को उस लायक बना लें तो इन चीज़ों, आप सुबह व्यायाम करिए। अब लोगों ने, मान्यों ने अपने खूब एक्सरसाइज के कई जगह जिम वाले वो लगाए थे, खूब उद्घाटन हुआ। आज उनकी दशा क्या है, ना करने जा रहा है ना वो आज बचे हैं। नशे वाले शाम को उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अपने खान पान और उसमें तो इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर यहाँ पे क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल और खान पान मिलावटी हो चला है तो बहुत संभव है कि इस तरह की बीमारियां आ जाएं। देखिए, बिल्कुल हम खुद ही सस्ता ढूंढ रहे हैं, हम खुद ही खान पान के प्रति सचेत नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का कारण यह है कि जो अनाज आराम से मिलता था जनसंख्या के कारण नहीं हो रहा। खेत सिमटते जा रहे, जमीन तो उतनी है, अन्न हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि रासायनिक चीजें उपज बढ़ा रहे हैं और खेत कम होते चले जा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें कम हो रही हैं। तो उसका शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जो आज हम बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। क्योंकि पहले बीमारियां सुनाई नहीं देती थी, आज तो पैदा होते ही पता चल रहा है वो फलाना बीमारी से ग्रसित है। तो उसका पेस्टिसाइड बहुत बड़ा कारण है। आदमी 2 करोड़ रुपए का 1000 स्क्वायर फीट प्लाट तो ले लेता है, पर अपने परिवार और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 बीघा जमीन नहीं खरीद सकता कि यहाँ अनाज हो जाए जो मेरे परिवार, बेचना ना पड़े, मेरे परिवार में यूज हो। सर, आप सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट या कैथ लैब? बिल्कुल, कई दिनों से कई संगठनों ने मांग उठाई है और व्यवस्थाएं हुई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आधिकारिक रूप से हुई और मैंने आपसे पहले बताया, आदमी पैसे की तरफ भाग रहा है। यहाँ आने के बाद उसको हो सकता है कि वो चीज़ें ना मिले, तनख्वाह पर निर्भर हो, बाहर वो निकल के 2-4 बड़े हॉस्पिटल में अगर ऑपरेशन कर लेगा तो लाखों रुपए उसको, जितना इसको यहाँ महीने में मिलेगा वो एक दिन में वो। तो आदमी का को भी सोचना, जो चिकित्सक आज हमारे, और मैं तो कहता हूँ डॉक्टरों के जो निकल रहे हैं, सरकार को एक ऐसा बनाना चाहिए कि आपको 5 साल इन जिलों में जाके या काम करना ही पड़ेगा सरकारी, तब हम आपको आगे रजिस्ट्रेशन देंगे प्राइवेट के लिए। अगर सर, आपका इशारा किधर है? मैं तो सरकार डॉक्टरों के ऊपर है सीधे सीधे। तो क्या आपकी सरकार जो है वो नहीं देख रही, जैसे कि आपके डिप्टी सीएम? क्षमा चाहूंगा श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार नहीं, 24 करोड़ की सरकार है, आपकी भी सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करेंगे, क्योंकि जब सरकार होती है तो प्रदेश की सरकार होती है, उसमें हम और आप सब लोग आ जाते हैं। प्रदेश सरकार से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इनका रजिस्ट्रेशन तब प्राइवेट में किया जाए जब ये 5 साल की सेवा उन जिलों में जाके, जो ये भी ना हो कि एक ही जिले में 5 भेज दिए जाएं, क्योंकि मनुष्य को सारी सुविधाएं, जहाँ लखीमपुर वाले नागरिक को जरूरत है
वो बैठा हुआ है दूरस्थ गांव चंदन चौकी वाले व्यक्ति को भी उतनी जरूरत है, लेकिन हो क्या रहा है, लखनऊ में वाले को भी मिल रही है। तो ठीक है, कम थे, आज की डेट में अब मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, डॉक्टर्स निकलेंगे, लेकिन ये चीज़ की ना हो कि वहाँ पढ़ाने के बाद सीधे वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाए। सीधा डिग्री आपको दे दी गई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका तब होगा जब आप गवर्नमेंट में 5 साल करोगे और आपको जिले चिन्हित करते जाए, अपने आप चीजें लाइन पे। तो निकट भविष्य में संभावनाएं हैं? हर चीज की संभावना रहती है, संभावनाओं से ही है कल क्या होना है, किसी ने नहीं सोचा था ये चीज होगी, आज होती चली जाती है। चलिए सीधे सीधे हम जुड़ेंगे युवा चेतना के नूतन स्वर पे। चलते चलते आप लखीमपुर खीरी के यूथ को क्या संदेश देंगे? देखिए, आपका बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट है युवाओं के लिए, और युवा अगर जुड़ता है तो स्वामी जी एक ऐसा है ना आइडियल, अपने आप में लोगों को सोचने पर बच्चों को मजबूर कर जाता है। मैं तो कहूँगा कि स्वामी जी तो 39 साल में सब कुछ कर गए, तुम कुछ ना करो तो उनके 2-3 लेख हैं। एक तो ईमानदारी पर ले आओ कि झूठ नहीं बोलना, जहाँ जिस पे विश्वास करना है तो ठोक बजा के फिर विश्वास समर्पण कर लो अपने को, फिर इफ और बट उसमें नहीं होना चाहिए। मैं तो आपके चैनल माध्यम करूँगा कि अपने रोज सुबह उठो, स्वामी जी की तरह खूब वर्जिश करो, पैसे की लोलुपता की तरफ ना भागो, अध्यात्म की तरफ जरूर ध्यान दो। पैसा अपने आप आएगा, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जब तक शरीर में अध्यात्म मन में नहीं होगा तब तक आप कुछ पा नहीं पाओगे, चाहे जितना पैसा पा लो। समाज को अगर सही करना है तो कुछ ना कुछ आपको अध्यात्म की तरफ, भले आधे घंटे का समय निकालो, मेडिटेशन करो, कहीं बैठो, तो आप अपने जीवन में बदलाव जरूर देखोगे। क्योंकि स्वामी जी भी अध्यात्म की तरफ सब कुछ था, लेकिन मन में चैन तभी आया जब वो अध्यात्म, तो अध्यात्म से दूर ना हो, ये हमारे ग्रंथ भी कहते सब कुछ है, तो ये जरूरी है। तो आप सुन रहे थे दीपक पुरी जी को। दीपक पुरी जी ने बताया स्वामी जी को समझने के लिए रामकृष्ण परमहंस को समझना बहुत जरूरी है, और स्वामी जी को पढ़ना नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। तो आपने पूरा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमें देखते रहने के लिए फिर हम अपील करेंगे, हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।